हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का 25,000 प्लस जीएस रैपिड फायर का ये सीरीज है और इसमें आज डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान और भारतीय कृषि, जनरल साइंस एंड इंडियन एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, मात्रक और इकाई एवं भौतिक राशियाँ यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो जूल और कैलोरी करता है, जूल और कैलोरी। तो समान भौतिक मात्रा की इकाइयों की प्रतिनिधित्व कौन करता है? जूल और कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव तो क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। रिगल मेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? तो धुआं। धुआं के घनत्व मापन में रिगल मेन स्केल का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रहे। मात्रा और उसका एसआई मात्रक देखते हैं, मिलान करना है। दाब का प्रेशर का पास्कल होता है। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस डायोप्टर उष्मा का जूल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को बैक्वेरल, उसका एसआई यूनिट है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैक्वेरल, उष्मा जूल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, दाब का पास्कल हो जाएगा। दाब का क्या होगा? पास्कल हो जाएगा। फोर्स का न्यूटन यानी पावर का, देखिए पावर का ऐसे बात होता है लेकिन यहाँ पे ये शक्ति बल वाला है तो इसका न्यूटन हो जाएगा। तापक्रम टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। ऊर्जा का जूल हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तो ये प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहलाती है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का तो जूल होता है, बर का जूल। तेल का एक बैरल कितने का होता है? तो 159 लीटर का लगभग एक बैरल होता है तेल का। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान इसका नहीं बदलेगा। जब चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि इसमें देखते हैं कि कौन सा है, तो विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, जो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। माप की वह इकाई जिससे को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है तो है सेंटीमीटर। देखिए, अगर माप की कौन सी इकाई है जिसको 0.39 से गुना करने पर वह 1 इंच प्राप्त होता है तो सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है, एनर्जी की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो विद्युत उत्पादन की है, इकाई मेगावाट। किलोवाट घंटा मात्रक क्या होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक कौन सा है? तो विद्युत एनर्जी, सॉरी विद्युत एनर्जी का जो विद्युत ऊर्जा है उसका मात्रक क्या है? तो किलो वाट घंटा आवर यानी के डब्ल्यू एच है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। हवाई जहाज तथा पोतों माने पॉट जो जहाज होता है, हवाई जहाज और जो पानी वाला जहाज की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति क्या होगी? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर 100 नॉट। ठीक है, सही सुमेलन करना है। देखिए, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति, वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। एमीटर से विद्युत का धारा, इलेक्ट्रिक करंट। टैकोमीटर, इससे घूर्णन की गति। ठीक है, इसको स्पीड ऑफ रोटेशन मापा जाता है टैकोमीटर से। और पायरोमीटर से मापा जाता है हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। फ्रेंड देख रहे हैं आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, और इस सारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे वनडे एग्जाम के से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यह जीएस का रैपिड फायर 25,000 क्वेश्चंस का ये साइंस का पोर्शन है। और इसके पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो कर दिया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। दूरी की इकाई इसमें कौन सी नहीं है? तो वर्ग मील है, जो मील स्क्वायर, ये दूरी की इकाई नहीं होती है। उच्च वेग की इकाई क्या होती है? तो मैक होती है, मैक। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ का एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम। दाब का पास्कल होता है, प्रेशर का पास्कल। ऊर्जा का जूल होता है, ऊर्जा का इकाई होता है जूल। आगे देखते हैं कि त्वरण का एक्सेलरेशन का क्या होगा इकाई? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य का जूल हो जाएगा, कृत कार्य का हो जाएगा जूल हो जाएगा। आवेग का, इंपल्स का न्यूटन सेकंड हो जाएगा, फोर्स
ये देखिए न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ये इम्पल्स का, आवेग का। क्यूसेक से द्रव प्रवाह की दर को मापते हैं, द्रव प्रवाह की दर को क्यूसेक में मापते हैं। और कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, बाइट होता है, बाइट। रिएक्टर, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है रिएक्टर। और दाब को बार में मापा जाता है, दाब को, प्रेशर को बार में मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पे। और कंप्यूटर बाइट, और द्रव प्रवाह की दर क्यूसेक। तरंगधैर्य अंगस्ट्रम, तरंगधैर्य का अंगस्ट्रम, ऊर्जा का जूल, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। और आवृत्ति का हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, ऊर्जा जूल, तरंगधैर्य अंगस्ट्रम। इकाई हम देखते हैं, ये देखिए पावर का क्या होगा, वाट हो जाएगा। समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापा जाता है। नौ संचालन की दूरी यानी कि नेविगेशन डिस्टेंस क्या है, जो नॉटिकल माइल में मापा जाता है, नॉटिकल माइल में। उष्मा, उष्मा के को कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी में। वेक्टर, वेक्टर परिमाण है किसका, तो बल का। वेक्टर परिमाण है तो कौन है, तो बल है। बल एक जो वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखते हैं विभिन्न मापक यंत्र यानी डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी कि नैनो सेकंड से कम नापे जाते हैं किसके द्वारा, तो परमाणु घड़ी के द्वारा यानी कि एटॉमिक बाज के द्वारा अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम वाले मापे जाते हैं। पायरोमीटर कहा जाता है किसको, तो विकिरण तापमापी को यानी कि जो हाई रेडिएशन टेम्परेचर को मापते हैं, तो पायरोमीटर। पायरे हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पायरे हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का टेम्परेचर होगा तो उसमें पायरोमीटर का उपयोग किया जाएगा। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यानी कि कंप्लीट रेडिएशन पायरोमीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से मापने हेतु उपयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार, सोनार देखिए क्या होता है, SONAR, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों के द्वारा यानी कि समुद्री जहाज में इसका उपयोग किया जाता है सोनार का। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मापने के लिए किया जाता है, हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापन किया जाता है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त है यानी कि लिक्विड क्रिस्टल प्रयोग होता है कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्ति में और पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने के यंत्र क्या है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पे काम करता है, साउंड वेव्स पे। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप, अब देखते हैं जो आला लगाते हैं, जो कान में अपना एक लिए रहता है और एक आपके हार्ट पे ऐसे से चलाता है, ठीक है। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वह क्या है, तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने में, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, तो उच्च संचालन शक्ति। पारे जो मरकरी है उसका साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, टेम्परेचर जो थर्मामीटर में देखते होंगे उसमें उपयोग किया जाता है क्योंकि उसकी विशेषता क्या है, तो उच्च संचालन शक्ति है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, या इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा 1 नैनोमीटर। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए क्या होता है, तो एक सेक्सटेंट से वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है सेक्सटेंट में। तो वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह क्या है, तो लक्समीटर है, लक्समीटर। देखते उपकरण या यंत्र या और इसे मापन की राशि। विद्युत धारा को अमीटर में मापते हैं और सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर में। दाब ये बैरोमीटर से मापा जाता है, दाब। और स्प्रिंग तुला भार को मापता है, स्प्रिंग तुला भार। स्प्रिंग तुला भार, बैरोमीटर दाब, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, अमीटर विद्युत धारा।
स्टेथोस्कोप, यह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के द्वारा। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। कैरेटोमीटर, ये सोनों की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। लक्समीटर में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर का यूज किया जाता है। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु का वेग। सिस्मोग्राफ भूकंप, सिस्मोग्राफ से भूकंप। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे, तो फैदम में। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ, जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है तो मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय गति पर। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ, जो जानते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट होता है झूठ का पता लगाने के लिए। इसमें जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है किसका, तो मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर का। डॉक्टर के स्टेथो देखते हैं अगला, कि डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, तो ध्वनि का प्रवर्तन। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है कि ध्वनि का प्रवर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे और किरणें प्रयुक्त होती है, तो पराश्रव्य तरंगे। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे और किरणें प्रयुक्त होती है, तो पराश्रव्य तरंगे। देखते हैं, यह हमें कण है, इसका विशेषता है। तो शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का। भिन्नात्मक चार्ज होता है क्वार्क का। क्वार्क का भिन्नात्मक चार्ज होता है। भिन्नात्मक स्पिन होता है पॉजिट्रॉन। देख सकते हैं पॉजिट्रॉन का भिन्नात्मक स्पिन होता है। और इंटीग्रल स्पिन होता है बोसोन का। इंटीग्रल स्पिन बोसोन, भिन्नात्मक स्पिन पॉजिट्रॉन, भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो। हम देख रहे हैं यांत्रिकी, और तीसरा चैप्टर है यांत्रिकी और गुरुत्व के अधीन गति, यानी कि मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, ये तीसरा चैप्टर है। यहाँ देख सकते हैं सामान्य अध्ययन रैपिड फायर, इसमें 25,000 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, और इसे फिजिक्स में हम अभी तक इंटर कर चुके हैं। एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, कैसी, तो अपरगामी और अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे। एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है अपरगामी और अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान, अनुप्रस्थ का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नियम दिया था किसने, तो न्यूटन ने दिया था कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लिफ्ट में किसी पिंड का, और ये थर्ड लॉ है मोशन का, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार है जो उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट है जो ऊपर की ओर त्वरित होती है, ऊपर की ओर जाती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा, तो 0 होगा, 0 हो जाएगा। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार होगा 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा में कोई भी चेंज नहीं होता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, जानते हैं कि 1/6 हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित कौन रहेगा, तो घनत्व रहेगा। देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर भी चेंज नहीं होगा, तो घनत्व में, डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल, यानी कि अनसेचुरेटेड जो चीनी का सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो आयतन उसमें नहीं बदलेगी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक घड़ियां कब सुस्त हो जाएगी, तो गर्मी में सुस्त हो जाएगी क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से, देखिए पेंडुलम का जो फार्मूला होता है 2π√L/G होता है और ये एल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तब हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, जबकि पानी में ये हल्का रहता। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह तल के अंदर रहती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, जिस कारण से पीसा की झुकी हुई मीनार जो इटली में है वह गिरती नहीं है। समान गति से जा रही हवाई जहाज से यदि एक बम
नीचे गिराया जाता है तो वह बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो बम के ठीक ऊपर होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि यदि समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति कहाँ होगी? तो बम के ठीक ऊपर होगी। ठीक है, समझ सकते हैं कि बम जहां पे गिरेगा तो इसलिए बम जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे जहाज गिरते आगे बढ़ते जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब यानी एयर प्रेशर में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसलिए पेंसिल ले जाने की सलाह दी जाती है। रॉकेट कार्य करता है तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। रॉकेट कार्य करता है किस पे? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरी पे काम करता है रॉकेट। जेट इंजन कार्य करता है तो रैखिक संवेगन संरक्षण सिद्धांत पे, यानी कि लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिद्धांत पे जेट इंजन काम करता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो परिणाम सही होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान है जो वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से खत्म हो जाता है तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान है जो वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता? तो जब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। तो यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता कितना? तो जब जितना है तो उसका भी चौथा भाग हो जाता। किसी वस्तु का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और न्यूनतम कहाँ? तो विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। लोहे की ये गेंद जिसकी पृथ्वी पर भार 10 किलो है का अंतरिक्ष में भार कितना होगा? तो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है तो ध्रुव पर मानव शरीर का भार अधिकतम होता है पोल पे। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? तो तूफान का इंगित करता है और ये धीरे धीरे गिरता है तो मौसम है जो देखिएगा अचानक जब गिरेगा, ठीक है, अचानक से गिर गया तो तूफान, और जब धीरे धीरे गिरा तो बारिश के आने की संभावना, और जैसे ही अचानक से ऊपर चला गया तो है जो मौसम बहुत धूप खिल जाएगा और थोड़ा थोड़ा जाएगा ऊपर तो थोड़ा थोड़ा मौसम साफ होगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव है जो किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह है जो अपरिवर्तित रहेगी, कोई भी चेंज इसमें पानी की सतह में नहीं होगा। और बीपीएससी पीटी इस तरह के से क्वेश्चन भी पूछा है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है, उसके पीछे गिरता है, जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है कैसे कि आगे की ओर, आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है, आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है। यदि व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है और वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या है? तो घर्षण का बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है जो नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे समान अध्ययन रैपिड फायर में, और यह यूथ कंपटीशन टाइम्स का है जो बुक है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व है जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पे। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व जो मोशन ऑफ इनर्शिया है उसका जो स्टैटिक पोर्शन के कारण, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है, समझ लीजिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है और उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। और इसी में आप जानते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन होता है क्या, कि जैसे कि कोई, ठीक है, कोई अगर घोड़ा पे बैठा है, घोड़ा जैसे ही तेज चल रहा है और अचानक से घोड़ा रुकता है तो है जो आगे की ओर सर झुक जाता है। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वायु विंड पावर में यानी वायु शक्ति में।
समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से कितना ऊपर उठा होता है, तो 1/9 भाग, यानी कि 9 भाग है जो नीचे रहता है और 1 भाग ऊपर रहता है, जिस कारण से जो टाइटेनिक जहाज है टकराया किस लिए था, जो आइसबर्ग आया सामने तो उसको लगा, उसको फिजिक्स नहीं पता था कि इस नीचे भी कुछ होगा, तो उसने सोचा कि इसे हम क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन नीचे से क्रॉस कर जाएंगे, इस तरीके से सोचा बगल से, लेकिन उसका 1/9 भाग है जो नीचे और भी 9, जैसे कि अगर ऊपर 1 किलो है तो नीचे 9 किलो और भी है, ठीक है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा जो आयतन था नीचे ही था ज़्यादा, तो इसलिए टकरा गया और नीचे चला गया अटलांटिक ओशियन में। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व वहां पे ग्रेविटेशन नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे गुरुत्व ग्रेविटी नहीं होता है। जब एक चालायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुना होगी, 4 गुनी। जब एक चलायमान वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा जानते हैं ½ mv² होता है, फार्मूला ½ mv², काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, mgh स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, सेब भी। जब एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त क्या होता है, तो द्रव क्रिस्टल होता है, लिक्विड क्रिस्टल। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्ति और पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय हो रहता है परंतु भार है जो शून्य हो जाता है। जब एक व्यक्ति सैटेलाइट में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं आता है परंतु उसका भार 0 हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा करता है किस लिए, तो अभिकेंद्रित बल के कारण यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है। जो कोई भी अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर मन साथ साथ लगाते रहता है उसके केंद्र को, जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ है जो ये ग्रह चक्कर लगा रहा है, किस कारण से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। या फिर आप साइकिल चलाते होंगे जिस कारण से इसे मोड़ते होंगे चौराहे पे, तो किस कारण से, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। और जबकि अपकेंद्रीय बल क्या होता है, यानी कि ये सेंटर की ओर हो गया, ठीक है, और इस सेंटर से जब अबे हो जाएगा, सेंटर से अबे हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। जैसे कि जो वॉशिंग मशीन काम करती है ये किस आधार पे काम करती है, तो अपकेंद्रीय बल के आधार पे, ठीक है। और दूध से क्रीम निकालना, मट्ठा से क्रीम निकालना, यही है। स्थूल पदार्थों के गुण, अब देखते हैं अगला चैप्टर। आप चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ऐसे ही आप अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो देख करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम लाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। स्थूल पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमैटर्स देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित क्या होता है, तो त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है यानी चार्ज किया जाता है तो घटित क्या होता है, तो त्रिज्या उसमें बढ़ जाती है। तो क्या घटना होता है, तो त्रिज्या है जो उसका बढ़ जाएगा। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान क्या रहता है, तो ये स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, और भार है जो चेंज होता है। एक कमजोर या दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो, गुरुत्वाकर्षण बल। एक कमजोर बल है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो एक कमजोर बल है, दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान इसमें प्रयुक्त न हो। अर्धचालक क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो एक सिलिकॉन है, एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, तो अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल जो देखते हैं, तेल है जो जल के ऊपर पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तनाव पानी से कम होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरते रहती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से कितना कम नहीं, अधिक होता है, ठीक है। जब सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व
उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इससे कारण क्या है, तो देखिए नदी में क्या होता है, नदी में ये साफ जल होता है और सागर में क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, जिस कारण से सॉल्टी वाटर का डेंसिटी हाई होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिस कारण से है जो वो ऊपर उठ जाता है। जैसे कि अगर जो महासागरीय जल में आप तैरेंगे तो वहाँ पे आप डूबेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है क्या, तो एक सेमीकंडक्टर होता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। आगे हम देखते हैं 5वां चैप्टर, ध्वनि और तरंगति, साउंड एंड वेव मोशन। और ये सारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे एग्जाम में पूछे ही गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे तो यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो। इस तरह के क्वेश्चन है जो आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हैं, और यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी है जो देखती है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, और इधर से उधर एक बोर्ड दूसरे बोर्ड का क्वेश्चन है जो ले करके है जो एग्जाम में डालता है। इसलिए हम लोग एक छोटा सा वीडियो करके 1 घंटे के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पे। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही कब होता है, तो 1000 हर्ट्ज पे। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड है जो सुनने की दृढ़ता होती है। और दृष्टि देखने की दृढ़ता कितनी होती है, तो 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड दृष्टि की दृढ़ता होती है। अब मिलान करना है सही सही, इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अनुमानित अनुमति योग्य शोर स्तर। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल का, जो साउंड को हम डेसिबल में मापते हैं, आवासीय क्षेत्र रेसिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल तक मान्य है। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल का साउंड है जो अनुमति योग्य है। आवासीय क्षेत्र 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र 50, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया में 70 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल। देखिए औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि वहाँ पे मोटर, ये गाड़ी वाड़ी ज़्यादा का मतलब रहता है और मशीन भी चलता है, तो जिस कारण से वहाँ पे 70 डेसिबल तक है जो अनुमानित है कि यहाँ तक इतना आवाज हो, कोई दिक्कत नहीं है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स, अल्ट्रासोनिक जो विमान होते हैं वो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ध्वनि की चाल से अधिक चाल पे पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य है, जिसे पिच कहते हैं। यह किस पर निर्भर करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य पिच निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी ने पूछा गया है। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, ध्वनिग्राम। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, तो स्टील में, यानी कि ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है। दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है, तो माइक्रोवेव है, सूक्ष्म तरंगे। दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त तरंगे है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो आवृत्ति मॉड्यूलन, यानी कि एफएम इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। अब जानते होंगे एफएम 98.3 एफएम ऐसे करके बोलता था रेडियो पे, रेडियो मिर्ची। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में संयुक्त प्रयुक्त तकनीक क्या है, तो आवृत्ति मॉड्यूलन, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयुक्त किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंग का। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट जो कंट्रोल है वो किसका उपयोग करता है, तो अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स का। पूछ सकता है क्वेश्चन। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है जब 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है। वैसे साउंड जब ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है जब वो 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो संचालन, संवहन और विकिरण। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो संचालन, संवहन और विकिरण में। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे। जो साउंड वेव्स होते हैं ठोस और गैस यानी सॉलिड एंड गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगी नहीं चलती है, तो किसमें नहीं चलती है, तो ये निर्वात में नहीं चलती है। इसको याद रखें कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती।
प्रासरभ्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रासरभ्य तरंगों का, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं सोनार में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका उपयोग समुद्री जहाज या समुद्र में किया जाता है। समुद्र की गहराई को फेदोमीटर में मापते हैं। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह फिनोमिना उदाहरण किसका है, तो डॉपलर इफेक्ट का है, डॉपलर प्रभाव का है। ध्वनि का वेग अधिकतम कब होता है, तो धातु में होता है, यानी कि सॉलिड में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ठोस में, स्टील में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि इको, इको इसको बोलते हैं, इको। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 16.5 मीटर। तो अगर क्वेश्चन में देता है ऑप्शन में 17 मीटर भी, तो आप लगा सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए, तो 16.5 मीटर या 17 मीटर। ध्वनि चलती है कितनी, तो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है, अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह ध्वनि चलती है। देखिए ध से ध्वनि, ध से यहाँ पे धा आ रहा है तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि क्या है, साउंड क्या है, तो ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स में भी देखते होंगे, ट्रांसवर्स लिखते हैं, ट्रांसवर्स। तो इसमें भी आप देखते होंगे यहाँ पे एस आ रहा है, एस से यहाँ पे एस साउंड। ठीक है, दोनों को इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। लाइट क्या है, तो लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल है, लाइट में लॉन्गी आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो एल है और यहाँ पे भी एल है। ठीक है, या अनुप्रस्थ है, तो अनुप्रा में प्र आ रहा है, तो इसमें प्रकाश में भी प्र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से कोडवर्ड है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, तो वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा है जो निर्देशित होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, और इसका उपयोग है जो बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, और एक स्वचालित दरवाजों का नियंत्रित कर सकती है। सभी गुण किस में है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स में है, परासरभ्य तरंगे में है। कीड़ा को नष्ट करना, कपड़ों से धूल हटाना, और बीमारियों का भी इलाज कर सकता है, और स्वचालित जो ऑटोमेटेड देखते हुए दरवाजा खुल जाता है, उस कारण सब अल्ट्रासोनिक वेव पे काम करता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग किसका होता है, तो एक्स किरणें के यानी एक्स रे का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्स रे का आविष्कार किया था रोएंटजन ने। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है, तो इसे रेवर्बेशन कहलाता है, रेवर्बरेशन कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई पड़ना, ये रेवर्बरेशन कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो रडार का। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है रडार कि रेडियो तरंगों, रेडियो वेव्स द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, RA, इसको लिखते हैं RADAR, रडार। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड अरेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड अरेंजिंग होता है। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है, तो पराश्रव्य तरंगे हमने देखा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है, कपड़ों से धूल हटा सकती है, ठीक है, उन्हें साफ कर सकती है। तो कपड़ों को अब धोने की जरूरत नहीं है, कपड़ों से धूल लगा रहेगा, तो पराश्रव्य तरंग का यूज कीजिए। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को बंद कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, तो पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है, तो ये गामा किरणों में तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है। गामा किरणों की तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती है, ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान यानी वेव है जो एनर्जी का फॉर्मेट होता है। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित की जाती है, ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित की जाती है, ध्वनि को, यानी कि जो ऑडिटोरियम बनाया जाता है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वह ध्वनि को अवशोषित करे और प्रतिध्वनि को बचाए। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचालित होने का कोई माध्यम वहां पे नहीं है और निर्वात में ध्वनि प्रचालित नहीं होती है। इस कारण से अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता। देख रहे हैं आप सामान्य अध्ययन रैपिड फायर, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी
अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको हमने डिस्कशन कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। छठा नंबर टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा और उष्मागतिकी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसे देख लेते हैं। बाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती क्या है? तो आर्द्रता बढ़ती है। बाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन है जो पूछा गया क्वेश्चन है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है परिपथ में, तो इसमें विद्युत धारा का मान है जो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जैसे चिंगारी उत्पन्न होता है, देखते हैं शॉर्ट सर्किट लगता है तो, जिस कारण से बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा। उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन का। उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम देखते हैं, पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, घटते क्रम में लिखा है, तो गामा का सबसे ज्यादा है जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, और उसके बाद बीटा, फिर अल्फा। गामा बीटा अल्फा इसे याद रख सकते हैं, गामा बीटा अल्फा सजाने के लिए देता है, गामा बीटा अल्फा। जब सीले जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री टेम्परेचर पे। गीले कपड़े सबसे जल्दी कब सूखेंगे? तो 20 डिग्री, जब 20% आर्द्रता हो और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिस कारण से गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु देखते हैं जीवित रहता है, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? कि पसीना आर्द्रता के कारण बाष्पित नहीं हो पाता, जिस कारण से मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशान होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से बाष्पित होता है, जिस कारण से हमें गर्मी के मौसम में एक पंखा ज्यादा आराम का अनुभव देता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। देखिए कह रहा है शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ठीक है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से, यानी कि सबसे ज्यादा जो हीट लगता है हाथ में देखते हुए भाप से ज्यादा लगता है। एक अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर क्या है? तो जल है। जल उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है कौन? तो जल। जब जब बर्फ पिघलता है तब आयतन क्या होगा? उसका घटेगा, वॉल्यूम घटेगा जब बर्फ पिघलता है तब। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत क्या होगी? वृद्धि होगी, तो आयतन में होगी। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। और आप जानते होंगे कि जब बहुत ज़्यादा मतलब कि बादल लगा रहता है तो है जो गर्म ही ज़्यादा लगता है। कारण से क्या है? तो बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोक देता है, जिस कारण से बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है।
क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री से सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय कितना लगेगा? तो ठीक 1 मिनट लगेगा। हर 1 मिनट पे वो 10 डिग्री सेल्सियस कम करता है टेम्परेचर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। जल का क्वथनांक, देखिए सही सुमेलन करना है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 1.373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। ऐसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होता है? 1.373 होता है केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, 1 पॉइंट नहीं है तो मिलान करने के लिए 373 केल्विन होता है 100 का। ठीक है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 373 केल्विन में होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप जानते हैं 310 केल्विन होता है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और 310 केल्विन में याद रखें। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पे। जल का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है? 277 केल्विन पे, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये कितना के बराबर है? 233 केल्विन के बराबर है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखे तो कमरे में तापमान क्या होगा? तो तापमान है जो बढ़ेगा। आप जानते हैं कि यदि पूछा भी क्वेश्चन है बीपीएससी ने, यदि एक बंद कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला जाए तो कमरे में तापमान है जो बढ़ेगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफेद, और अंत में क्या हो जाता है? तो नारंगी हो जाता है। ध्यान रहे कि यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते हैं तो पहले वह क्या होगा? हल्का लाल चमकेगा, फिर सफेद चमकेगा, और अंत में क्या हो जाएगा? नारंगी जैसा हो जाएगा। वायु कूलर यानी शीतलक अधिक प्रभावी है। कूलर किसमें? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली है वायु कूलर। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने के कारण क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, यानी केंद्र से हट जाने वाला बल होता है अपकेंद्रीय बल। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह क्या है? तो गति का तीसरा नियम। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत तीसरा नियम काम करता है इसमें। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी या पदार्थ की गतिक ऊर्जा क्या होती है? तो उसके संवेग के अनुपात होती है। किसी बॉडी या पदार्थ की गतिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो उसके संवेग के अनुपात में होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? कि एक समान तापमान को बनाए रखना। बर्फ के 2 ब्लॉक या 2 टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है। बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। देखिए कह रहा है बर्फ के 2 ब्लॉक को जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, दोनों सट जाता है, क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घट जाता है। 2 पानी की छोटी बूंदे जिसे बिंदु कहते हैं एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बन जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऊर्जा है जो विमुक्त होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। अब जानते हैं 7वां चैप्टर लाइट की ओर। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है तो अधिक गति। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है अधिक गति। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो धूलकण है। यानी वायुमंडल में जो प्रकाश फैलता है वो किसके कारण? तो धूलकण के कारण। ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि, यानी कि जो अल्बीडो होता है इसको बोलते हैं अल्बीडो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा अल्बीडो इफेक्ट किसका होता है? तो जो आइसी बर्फ होता है, आइसी, ठीक है, मतलब कि क्लीन जो आइस होते हैं उसका, साफ बर्फ होते हैं, ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। दो एक जैसे बल्ब को एक प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी समानांतर क्रम में। जब एक जैसे बल्ब है दो, उसको समानांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़ने पे अधिक रोशनी मिलेगी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टेक कोशिकाओं के द्वारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है फोटोवोल्टेक सेल के द्वारा। मृग तृष्णा यानी मिराज जिसे बोलते हैं, मृग तृष्णा का बनना उदाहरण क्या है? तो ये कुल आंतरिक परिवर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है मृग तृष्णा। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है तो विकिरण का अपवर्तन नहीं करता है, यानी कि
जो रेडिएशन होता है उसका रिफ्रैक्शन नहीं करता है एक ब्लैक बॉडी। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। वह जिसका वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जिसका वेग अधिकतम किसका होता है तो प्रकाश का। दूरदृष्टि दोष में कौन सा प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे बन जाता है। रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। और देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है और नजदीक की वस्तु है जो धुंधली दिखाई पड़ती है, जिस कारण से इसमें उत्तल लेंस दूर देखिए दूर में ऐसी इस तरीके से उत्तल उत्तल, ठीक है, ऊ दू ऊ ऐसे याद रखें। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है और जब नजदीक की वस्तु हो, इसमें क्या होता है रेटिना के पीछे होता है दूर दृष्टि दोष में। और जब नजदीक वाला दृष्टि दोष होता है इसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ या नियर साइटेडनेस बोलते हैं इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। जबकि मायोपिया में क्या होता है कि नजदीक की वस्तु साफ साफ और दूर की वस्तु धुंधली होती है, इसकी उल्टी होती है। और रेटिना के पीछे नहीं रेटिना के आगे है जो प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण से है जो उसमें कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस लगाया जाता है नियर साइटेडनेस में, मायोपिया में। आगे देखते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड, इस तरीके से रहता है। 8 मिनट 16 सेकंड याद रखें। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। स्कैटरिंग के कारण हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है तो इसमें हरा रंग होता है, हरा रंग होता है। और इंद्रधनुष में बैनिया हपी नाला करके एक सीरीज है, बैंगनी नीला हरा लाल पीला, इस तरीके से भिवगेओर याद रखें, ठीक है, भिवगेओर। आगे बढ़ते हैं। पर सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है, भिवगेओर होती है, भिवगेओर, इसको याद रखें इस तरीके से भिवगेओर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। वायलेट है जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, जिस कारण से इसका वेवलेंथ है जो सबसे कम होता है। और रेड सबसे कम मतलब कि स्कैटर होता है, माने सबसे कम छितराता है, जिस कारण से इसका वेवलेंथ हाई होता है। और ये आप देखते होंगे कि रेड सिग्नल जो लगता है या फिर ट्रेन का जो सिग्नल होता है वो लाल इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें लाल दूर दूर तक ये ट्रेवल कर सकता है, वेवलेंथ हाई होता है लाल का। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित किस पे है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे, यानी लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पे काम करता है शरीर के ये एंडोस्कोपी, जिस कारण से शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा, यानी कन्वर्जिंग लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जैसा करता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक जो फोटो वोल्टिक सेल क्या होते हैं तो एक सौर सेल होते हैं, सौर सेल फोटो वोल्टिक सेल होते हैं। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। कितनी 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण का यानी कि कन्वेक्स मिरर का प्रयोग होता है गाड़ी के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए। आप देखते होंगे जो गाड़ी में लगा रहता है जो दर्पण लगा रहता है वो किस तरह का होता है उत्तल दर्पण का। और जो हम लोग दाढ़ी बनाने जाते हैं या फिर बाल बनाने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं। और जो डेंटिस्ट है जो डेंटिस्ट दांत को कबाड़ने में दांत को देखने में उपयोग करता है किसका है तो अवतल लेंस का उपयोग करता है अवतल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखने पर प्रतिबिंब कितना बनेगा तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेगा। जब प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेगा अनंत। CFL का पूर्ण रूप क्या है तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। CFL का पूर्ण रूप है, CFL बल्ब आता है, उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग नीला होता है। देखिए जहां पे नीला लाल पीला कुछ भी रहे तो वहां पे आंख मूंद के प्रकीर्णन मार दीजिएगा आंसर, क्योंकि अगर पूछ देगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, इस तरीके से अगर पूछेगा आकाश का रंग काला क्यों होता है तो सब प्रकीर्णन के कारण।
प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है तो परावर्तन के कारण। जब वस्तुएं की पूछा दिखाई पड़ता है तो परावर्तन के कारण। तारा क्यों टिमटिमाता है तो परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक है डॉक्टर है जो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें निकट की वस्तु साफ साफ और दूर की वस्तु है जो धुंधली दिखाई पड़ती है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, मायोपिया जिसे बोलते हैं, वह व्यक्ति देख सकता है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जबकि दूर की वस्तु से धुंधली दिखाई पड़ेगी। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस को लगा करके, निकट दृष्टि दोष। और इसमें इमेज क्या बनता है, जो फॉर्मेशन प्रतिबिंब का होता है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है। मृग मरीचिका का कारण क्या है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका, या जिसे मिराज बोलते हैं। प्रकाश का रंग, जैसे कि आप रोड चलते होंगे, रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गर्मी के समय में देखते होंगे कि रोड पे बहुत ज़्यादा पानी बिखरा पड़ा है, आगे देखते होंगे। लेकिन जब आप वहाँ पे देखते होंगे, जाते होंगे, तो देखेंगे कि वहाँ पे पानी नहीं, वो तो सूखा है। इसे ही मृग मरीचिका कहते हैं और यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी TIR के कारण होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण तो इसके तरंगदैर्घ्य के कारण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके वेवलेंथ के कारण, वेवलेंथ से। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है तो अपवर्तन है। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने के कारण है अपवर्तन। दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है परंतु उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है अचपट यानी रेटिना पे। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है अचपट यानी रेटिना पे। आंख में संकेंद्रण होता है, लेंस की उतलता में परिवर्तन द्वारा आंख में संकेंद्रण होता है। मानव आंख ह्यूमन आई दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है 5500 एंगस्ट्रम। इसको याद रखें कि मानव आंख दृश्य प्रकार के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही कब होता है तो 5500 एंगस्ट्रम पे। वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में मापते हैं। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है तो ये 0 डायोप्टर की होती है, जिस कारण से इसमें नहीं प्लस और नहीं माइनस। अगर प्लस हो या माइनस हो तो किस तरह से लेंस का आप अनुमान लगा सकते हैं तो इसमें कौन सा लेंस होगा। अगर माइनस होगा तो ये कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस, और यानी कि अवतल लेंस होगा। और जब प्लस होगा तो इसमें कौन सा लेंस होगा तो ये प्लस में, जैसे आप देखते हो किसी का -1.2 रहता है, -0.5 रहता है, किसी का जो चश्मे का पावर होता है तो माइनस में हो गया तो उसमें अवतल लेंस हो गया, यानी कि उसका है जो क्या है तो मायोपिया से ग्रसित है, यानी कि उसको है जो नजदीक की वस्तु है जो साफ साफ दिख रही है, लेकिन दूर की वस्तु है जो उसको धुंधली दिखाई पड़ रही है। प्लस में क्या होता है इसमें उत्तल लेंस लगता है। उत्तल लेंस का यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया इनमें की इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रेटिना से है जो रेटिना के आगे बन जा रहा है, रेटिना के आगे बन जा रहा है, जिस कारण से इसमें क्या लगेगा तो इसमें उत्तल लेंस लगता है, उत्तल लेंस। ठीक है, और इसमें दूर की वस्तु है जो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु ही धुंधली दिखती है। ठीक है, तो माइनस प्लस का समझ गए आप, समझ गए होंगे। तो धूप की चश्मे की पावर इसमें, क्योंकि इसमें कुछ पावर नहीं होता है तो 0 डायोप्टर का होगा। और पावर ऑफ लेंस क्या होता है तो P बराबर 1/f होता है। ठीक है, f क्या है फोकल लेंथ है, तो P बराबर 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन है जो सबसे कम होता है और इसका वेवलेंथ है जो सबसे हाई होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे सुग्राही होता है, सबसे ज्यादा दूर तक दिखता भी है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित क्या है तो ऊपर उजला और नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग जो सबसे उचित है वह है ऊपर उजला रहना चाहिए और नीचे है जो काला। उजला रिफ्लेक्ट कर दे और जो भी जो उष्मा रहे वो नीचे काला में आए तो उसको अवशोषित कर ले। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण तो तरंग लंबाई के कारण, वेवलेंथ के कारण प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रसारी किसकी संकल्पना पे आधारित है तो डॉपलर, यानी देखिए प्रसारी विश्व जो यूनिवर्स है, जो बढ़ रहा है यूनिवर्स, ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, यह किसके संकल्पना पे आधारित है तो डॉपलर इफेक्ट के आधारित है इस पे कि प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है डॉपलर इफेक्ट पे।
सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने के कारण तो प्रकाश का परिकर्ण हमने बताया है कि जैसे ही कोई रंग आ जाए, लाल, पीला, हरा, काला कुछ भी आ जाए, तो उसमें डायरेक्ट स्कैटरिंग मार देना है प्रकाश का परिकिरण। खगोलीय दूरदर्शी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक होता है और बड़ा होता है, यानी कि वर्चुअल होता है, इमेजिनरी होता है और बड़ा होता है, इनलार्ज होता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त, देखे खगोलीय दूरदर्शी में आपको दूर देखना है तो इसमें क्या होगा? तो बड़ा तो दिखाई देगा ही, ठीक है, प्रतिबिंब, और इसमें काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो नतोदर दर्पण है, यानी कि आपतल दर्पण को क्या कहते हैं? नतोदर दर्पण भी बोलते हैं। अवतल दर्पण को, कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? नतोदर दर्पण। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक कब होती है? तो पीला और हरा रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता, माने कि सबसे ज्यादा आंख को जो अच्छा लगता है कौन सा कलर है? तो पीला और हरा रंग के बीच। दृश्य प्रकाश का दर्दमान प्रसार कितना होता है? तो 390 से 780 nm के बीच दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट का दर्दमान होता है, रेंज होता है। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं, तो वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का, वस्तुओं से एक्स किरण रेडिएशन का रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका टेम्परेचर को। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो इसका टेम्परेचर दर्शाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित उसमें क्या रहेगा? उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से यानी रेयर टू डेंसर या सघन से विरल जाएगा, यानी जब ग्लास से कांच में या कांच से ग्लास से वायु में या वायु से ग्लास में जाएगा प्रकाश, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित उसमें क्या होगा? तो उसमें फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति चेंज नहीं होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है, तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण, अल्ट्रावायलेट रे के कारण है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने में आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, रेटिना का जल जाता है। रेटिना का जलना सूर्य के इस कारण से होता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। स्ट्रोबोस्कोपी इफेक्ट के कारण पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई इमेज हमें दिखाई पड़ते हैं। आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल में आंख में अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल जिसे रेटिना बोलते हैं, उस पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा बनता है। तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, रेटिना पे इमेज बनता है। जो वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है, तो ग्राफीन की सहायता से वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब यानी विश्व का सबसे छोटा जो लाइट बल्ब है बनाया है ग्राफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस कर्वेचर कितनी होती है? तो अनंत होती है, इनफाइनाइट पे होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, जबकि ध्वनि का वेग है जो निर्वात में नहीं होता है। मानव आंखों की पुतली जिस अल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या होता है? तो अट्रापीन कहलाती है। अट्रापीन है मानव आंखों की पुतली जिस अल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, तो इसे अट्रापीन कहते हैं। अट्रापीन है ये। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, वेवलेंथ बहुत कम होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो सोलर सेल होता है, सौर सेल। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। अपवर्तन के प्रभावों के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, अपवर्तन के प्रभावों के कारण।
जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, और इसका वेवलेंथ है जो यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर ऐसे लिखते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित किरणें यानी कि स्टिमुलेटेड रेडिएशन को है जो उत्पन्न किया जाता है। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है। तो डॉपलर इफेक्ट के कारण, डॉपलर के प्रभाव के कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है। अब हम 8वां चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, विद्युत और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से पूछे गए क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्न देखते हैं। तो विद्युत की स्त्री जो प्रेस होता है, हीटर, विद्युत की केटली आदि तत्व किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम से बनी होती है। विद्युत की स्त्री, प्रेस, हीटर, विद्युत की केटली आदि किस एलिमेंट से, तत्व से बनी होती है? तो नाइक्रोम से बनी होती है, नाइक्रोम से। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो घटेगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किसी अर्धचालक को यानी सेमीकंडक्टर को यदि गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो क्या होगा वो घट जाएगा। और बिजली का, और एक चीज और रखे, जो अगर लोहा एक मैग्नेट के तरह काम करता है, लेकिन जैसे जैसे लोहा को गर्म करेंगे उसका है जो मैग्नेटिक पावर है जो उसमें घटते चला जाएगा। बिजली का सबसे उत्तम चालक क्या होता है? तो बिजली का सबसे उत्तम चालक समुद्री जल होता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक, तो आप उस कई बार पूछा भी क्वेश्चन है, बीपीएससी पीटी भी पूछा है लास्ट ईयर 69th पीटी में, कि बिजली का सबसे उत्तम चालक क्या होता है? तो समुद्री जल इसमें उत्तम चालक होता है, समुद्री जल। डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनामो। अर्धचालक क्या है? तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोम अनुपाती होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य यानी कि साउंड और जो लाइट है जो उसका, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एसी वोल्टेज का, किसका? एसी का, डीसी का नहीं, यहाँ पे ध्यान रखें। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर उपयोग में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? ट्रांसफार्मर का। अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन देखें कि अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे एसी, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, एसी विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग करता है ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग हम लोग करते हैं, अर्थिंग डालते हैं, और विद्युत उपकरणों में अर्थिंग का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? तो सिरेमिक ऑक्साइड्स नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, यानी कि हाई टेम्परेचर जो सुपर कंडक्टर है सिरेमिक ऑक्साइड है। ये नया खोज किया गया है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? तो इसका उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है और निम्न गलनांक होती है, यानी कि हाई रेसिस्टेंस पावर और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, वो हाई रेसिस्टेंस पावर का होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा है जो उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पारा। मरकरी Hg80, Hg इसका सिंबल होता है और 80 इसका एटॉमिक नंबर होता है मरकरी का। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पे क्या होता है? तो हमने देखा है घटेगा। किसी भी सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस गर्म करने पे घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी, सिल्वर है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? तो चांदी है।
एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह क्या है, तो मोटर है। और डायनामो सीधे उसका उल्टा काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनामो, जबकि मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, अर्धचालक है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, तो अर्धचालक है। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल सीरीज में लगे रहते हैं, पैरेलल में लगे रहते हैं, पैरेलल में। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में, यानी पैरेलल में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पे हो, यदि हो तो। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पे होती है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन होता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम है, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो जर्मेनियम है। तो डब्ल्यू शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना किसका कार्य है, तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, जबकि मोटर इसका उल्टा करता हुआ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता क्या होती है, तो उच्च प्रतिरोध होता है और इसका निम्न गलनांक होता है, यानी कि हाई रेसिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो फ्यूज बनता है। ठीक है, उसमें फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह क्या होता है, तो एलईडी होता है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वह क्या होता है, तो एलईडी होता है। 9वें चैप्टर की ओर देखते हैं, चुंबक तत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है जो चुंबक के द्वारा खींचा नहीं जाता, आकर्षक नहीं होता है, जबकि लोहा है जो आकर्षित होता है, आकर्षक होता है। कुंडली या कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है, तो घटती है, घटती है। जो कुंडली में कॉइल अब देखते हुए कॉइल जो पंखा का कॉइल होता है उसमें कई बार है जो उसमें है जो लपेटा जाता है, इसकी टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है जो घटती जाती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े हैं जो संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जिस तरीके से सस्पेंड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। जैसे कि इस तरीके से है, एक मैग्नेट का टुकड़ा है, इसको बीच से काट दिया जाए, पहले ये नॉर्थ साउथ था, ठीक है, और जब भी ये कटेगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसमें भी नॉर्थ साउथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं, तो ये फेरो चुंबकीय पदार्थों से, यानी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस से अस्थायी चुंबक बनते हैं, अस्थायी चुंबक। और जब लोहा को बहुत अधिक तक बहुत जैसे जैसे गर्म करते जाता है उसका चुंबकत्व जो मैग्नेटिक पावर है वो है जो उसका कमते जाता है, घटते जाता है। 10वां चैप्टर नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्न है। एक नाभिकीय गुण क्या है, तो रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, जो अल्फा बीटा गामा है जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जो रिलीज करता है। तो एक नाभिकीय गुण क्या है, तो रेडियो धर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक का दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है, तो हैवी वाटर है। हैवी वाटर मॉडरेटर और कूलेंट दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, दोनों का, जैसे मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है हैवी वाटर, भारी जल। इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्राकृतिक यूरेनियम यानी कि नेचुरल यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, क्या होता है, तो समृद्ध यूरेनियम होता है, समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना सितारों यानी तारों में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत का कारण है, हाइड्रोजन का हीलियम में टूटते रहना। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। संलयन मतलब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पे याद रखें, संलयन माने सन, संलयन, सन मतलब सूर्य, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के कारण, और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु बम बनाने में होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम किससे बनता है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से बनता है।
ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, सोलर एनर्जी। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, तो कंट्रोल होता है नाभिकीय रिएक्टर में, जबकि परमाणु बम में कोई भी कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। एटम बम किस पे है? तो ये नाभिकीय विखंडन पे बना है, न्यूक्लियर फिजन पे बना है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन, यानी कि यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन, और हाइड्रोजन का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। और हाइड्रोजन बम है जो 100 गुना अति खतरनाक है, किससे? एटम बम से। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम यानी कि हाइड्रोजन बम जो अनकंट्रोल्ड संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, अनकंट्रोल्ड हाइड्रोजन बम। बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। पूछा है कि जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, वह एक क्या है? तो एक ब्रीडर रिएक्टर है, ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम सुर्खियों में रहा है, यह अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण कलपक्कम सुर्खियों में रहा। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो गलित सोडियम यानी कि लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है गलित सोडियम का, कूलेंट यानी लिक्विड सोडियम का। नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है कैल्शियम का न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूल में के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। भारत का परमाणु संयंत्र जो ग्रुप 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो नरौरा है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जो भारत का परमाणु संयंत्र है उत्तर प्रदेश में नरौरा, जो भूकंपीय पेटी 4 में स्थित है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? 20वां तो एक कैगा है जो कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 48 है, और भारत इसमें एनएसजी का सदस्य नहीं है, याद रखें। 2000 अभी तक नहीं है। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वे क्या है? तो नाभिकीय संलयन रिएक्टर। वे जो बहुत अधिक टेम्परेचर पे कार्य करते हैं और साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, तो क्या है? तो नाभिकीय संलयन रिएक्टर। अब हम लास्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, विविध। अब हम मिसलिनियस यानी विविध से पूछे जाने वाले फिजिक्स के प्रश्न देखते हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो को कंप्लीट रूप से फिजिक्स रिवीजन के लिए देख सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम में साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स का सेक्शन है जो 7, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन इस तरीके से फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, काफ़ी क्वेश्चन को रिविजन करने में मदद दे रही होगी। अगर यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी पार्ट आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया है YCT यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स का, एक किताब का। तो स्टार्ट करते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, यानी कि 2 8 10 4 14 है। 14 किसका होता है? तो एटॉमिक नंबर किसका है? सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का। तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 4 यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, एक क्या है? सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, अर्धचालक है। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है, किसका? तो टीन का होता है, एसएन का। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टीन का, एसएन का। इटली के भौतिक शास्त्री गुगली एल्मो मार्कोनी यानी जी मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया रेडियो का आविष्कार किया था इटली के भौतिक शास्त्री जी मार्कोनी ने 1890 में। 1919 में जी ब्रॉडशा ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था स्कूटर का आविष्कार 1919 में जी ब्रॉडशा ने किया था।
1852 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया था लिफ्ट का। एफजी ओटिस हम लोग पढ़ते हैं, एफजी ओटिस, या 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एफजी ओटिस के द्वारा लिफ्ट का आविष्कार किया गया। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन क्या होती है? तो 20% इसमें नाइट्रोजन होती है अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 20%। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो माध्यम इसके लिए आवश्यक नहीं है। रेडिएशन के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हिग्स बोसोन कण का सामान्य नाम क्या है? तो इसका गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण इसको बोला जाता है, हिग्स बोसोन का। और पदार्थ के टोटल 5 भाग माने गए हैं, जैसे कि ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और हिग्स बोसोन, ये 5वां है। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे हिग्स बोसोन रखा गया है, इसे गॉड पार्टिकल नाम रखा गया है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है किसके कारण? तो बाष्पीकरण के कारण, लिक्विफिकेशन के कारण है जो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित किरणें, यानी कि देखिए लेजर ऐसे लिखा था LACR, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो देखिए स्टिमुलेटेड इमिशन यही पूछा है, यानी कि उद्दीपित विकिरण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्टिमुलेटेड इमिशन यानी उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किसके द्वारा? हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जब अर्धचंद्र होता है यानी कि हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना बनता है? तो 90 डिग्री बनता है, यानी कि सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे होते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण है जो कम होता है, घर्षण कम होता है, जिस कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? तो कर्व है, वक्राकार है, जिस कारण से दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उसका वो है जो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि समुद्र की डेंसिटी है जो पानी, जो समुद्री नदी के जल है उसके डेंसिटी से अधिक होती है। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग है जो उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त हवा लगेगा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो बढ़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो उष्मीय ऊर्जा का भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता क्या है? तो जिंक और कार्बन बनाता है। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल किसका बना होता है? तो जिंक और कार्बन का। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित यानी कि बिजली के स्वयं की रक्षा के लिए आप क्या चुनेंगे? तो कार में रहना। ठीक है, यदि आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं तो यानी कि बिजली से बचने के लिए आप अपने आप को कार में ही रखिएगा, क्योंकि जो कार का जो बना होता है वो इंसुलेटर होता है, और वो है जो आपके अंदर है जो बिजली प्रवेश नहीं, गाड़ी के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है क्या कहलाती है? तो कठोर एक्स किरणें। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है क्या कहलाती है? कठोर एक्स किरणें। मिलान करना है। एपीकल्चर, ये मधुमक्खियों का पालन के अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, शहतूत के वृक्ष। सिल्वीकल्चर यानी कि इससे शहतूत का उत्पादन किया जाता है। सिल्वीकल्चर सिल्क का उत्पादन। बेटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। बेटीकल्चर। पीसीकल्चर में मछली का उत्पादन किया जाता है। पीसीकल्चर में। तो एपीकल्चर मधुमक्खी, सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष, बेटीकल्चर अंगूर, पीसीकल्चर मछलियां, और हॉर्टिकल्चर होता है जो साग सब्जी फल फूल उपजाया जाता है उसमें, हॉर्टिकल्चर में। रेन प्रूफ यानी कि वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण क्या होता है? तो उसका पृष्ठ तन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। रेन प्रूफ यानी कि वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण होता है उसका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। बर्फ जमी झील में, बर्फ जमी हुई झील में मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि मछलियां झील के आधा स्थल चली जाती है, नीचे चली जाती है, और जहां पे पानी है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। मछलियां झील के अधस्थल चली जाती है जहां पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या होती है? तो वक्राकार होती है, कर्व होती है।
पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है, तो एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। देखिए, अर्धचालकों को प्रतिरोध तापमान के बढ़ाए जाने पर क्या होगा, ये बढ़ेगा। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए कह रहा अर्धचालकों के प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन क्या होता है, तो एक कुचालक होता है। 0 केल्विन तापमान पर सिलिकॉन क्या होता है, तो एक कुचालक होता है। सिलिकॉन एक कुचालक होता है जब 0 केल्विन तापमान पे। और ऐसे क्या होता है, सिलिकॉन एक क्या है, तो अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पूरे फिजिक्स का मात्र 1 घंटा 20 मिनट के अंदर आपको है जो वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। और ये फिजिक्स का मैराथन वीडियो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक मैराथन वीडियो है। तो आप इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम मिलते हैं। और ये बुक बहुत अच्छा से डिजाइन किया है, सारे क्वेश्चन को एक जगह संग्रहित किया है। और इसका हमने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो उपलब्ध करा दिया है। गवर्नर जनरल से पूछे जाने वाले सारे प्रश्न को एक जगह कर दिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछे जाने वाले सारे प्रश्न को एक जगह कर दिया है। तो उसे भी लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप जाकर जरूर देखें, आपको जरूर एग्जाम में मदद मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।